नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और योर स्टॉक यानी आपका शो, एक ऐसा शो जो आम निवेशकों का शो है, जहां पर हम तमाम सेक्टर और स्टॉक पर आपके जो सवाल होते हैं उसको अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और एक्सपर्ट्स के नजरिए से आपको बताते हैं कि आखिर कहां मौके हैं। कुछ खास सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आते हैं। नतीजों का दौर है तो कई मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले वो तरीका जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन के एक हिस्से में आपके सामने वो तमाम जरिया हम बता रहे हैं जिसके जरिए आप सीधा हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। एक नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जरा आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं। आप जब भी अपना सवाल भेजिए तो पहले तो अपना और अपने शहर का नाम स्पष्ट लिखिए। उसके बाद जिस स्टॉक पे आपका सवाल है वो पूछिए और इसके बाद आपका नजरिया क्या है। 3 महीने, 6 महीने, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 1 साल, 2 साल, जो भी आपका नजरिया है, कब तक आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं वो जरूर मेंशन कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉल अगर कनेक्ट नहीं होती है तो कम से कम हमारे पास आपका सवाल बेहतर तरीके से मौजूद हो, ताकि एक्सपर्ट आपको अच्छी राय और स्पष्ट राय दे सकें। इसके अलावा सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक का पोस्ट कर सकते हैं। एक और तरीका बेहद आसान है और वो है यूट्यूब लाइव कमेंट के जरिए। यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हमें भेजिए, हम उन सवालों को शामिल करेंगे। और इन सब के बीच में दो बेहद खास मेहमानों को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह जी मौजूद हैं। गौरांग जी नमस्कार। इसके साथ ही अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। रत्नेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो बाजार एक बार फिर हम देख रहे हैं कि गिरावट जो है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही। चौथा दिन जब हम गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी फिलहाल 22,200 के नीचे है। बैंक निफ्टी में भी 350 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। अब अगर हम देखें इस आज के बाजार में कहां से बेहतर संकेत मिल रहे हैं, तो बीपीसीएल देखिए लगभग 1.5% की तेजी यहां पर। कोल इंडिया में 1.25% के लगभग तेजी हमें नजर आ रही है। एनटीपीसी और पावर स्टॉक्स में भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। पीएफसी आरईसी की हमने हेडलाइन में चर्चा की थी, तो वहां पर भी हमको आज अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। और टाटा कंज्यूमर में भी हल्की तेजी यहां पर हम देख सकते हैं। इसके साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस में भी 0.5% की तेजी आज नजर आ रही है। प्रेशर डॉक्टर रेड्डीज में लगभग 3.25% की तेजी यहां नजर आ रही है। एशियन पेंट्स देखिए 2.25% गिरा हुआ है। एचयूएल लगभग 2% की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। एलएनटी और एचसीएल टेक जैसे और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक भी आज यहां पर गिरावट झेल रहे हैं। अब आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकर आते हैं, जो कि कल और इसके एक दिन पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो काफी सुधार नजर आता हुआ। जो एडवांसेस हैं उनकी संख्या 1260, यानी हरे निशान वाले जो शेयर हैं वो 1260 हैं। 1019 शेयर ऐसे हैं जिन पर आज दबाव बन रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है इस एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखते हुए हमें नजर आ रहा है। चलिए तो फटाफट से अपने दोनों खास एक्सपर्ट को चर्चा में शामिल करते हैं। और रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार में गिरावट, दोनों इंडेक्स में हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। हमने देखा पावर स्टॉक्स में भी एक बाउंस बैक नजर आया, अच्छा बाउंस बैक नजर आया कुछ खबरों के चलते। इन सब के बीच में क्या किसी तरह का पुल बैक आपको अब नजर आ रहा है? कुछ उम्मीद की जा सकती है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। डेफिनेटली बाजार में थोड़ी सी कल से जो गिरावट चालू हुई है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसने थोड़ा सा नेगेटिव करा है, क्योंकि काफी दिन से बाजार अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 50 दिन, 30 दिन, 20 दिन को होल्ड कर रहा था। पर कल थोड़ा सा उसने उस प्राइसेस को टेस्ट टेस्ट करा और थोड़ा सा ट्रेडिंग भी उसने उन एवरेजेस के नीचे स्टार्ट कर दी है। ऊपर में कहीं पे भी थोड़ा सा 2 दिन से बाजार ऊपर ओपन होता है पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है। और विक्स भी हमारा काफी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाजार में इस इलेक्शंस और रिजल्ट्स के पहले थोड़ा बहुत कुछ नर्वसनेस या थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक घबराहट बोल सकते हैं। इस कारण से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है बाजार में जो प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ सकता है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का देखना रहेगा कि बाजार
क्या वापिस से 50 दिन एवरेज के नीचे तोड़ के अगर क्लोज देता है तो थोड़ा-सा जो प्रेशर है वो थोड़ा-सा गिरा सकता है और फिर हम 22,000 तक के लेवल तक आ सकते हैं। तो इसलिए आज का दिन थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए और आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखते हैं कि आज की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, फिर उसके बाद में आगे का मुझे ऐसा लगता है बाजार पे डायरेक्शन लेगा। ऑलराइट, चलिए आज की क्लोजिंग पे नज़र बनाकर रखनी होगी और देखना होगा कि आज किस दायरे में बाज़ार घूमता है। फ़िलहाल तो यहाँ पर वीकनेस बाज़ार में शुरुआती जब से खुला है थोड़ा सा हमने कमज़ोरी में कमी देखी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बाज़ार में आज चौथे दिन गिरावट का सेशन। लेकिन चलिए, योर स्टॉक में दर्शकों के सवालों के जवाब तो देने ही होते हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि रिजल्ट सीज़न है तो हमारे साथ बहुत सारे कंपनियों के मैनेजमेंट भी बैठते हैं नतीजों का ऐलान करने के बाद। और तिमाही आधार पर डॉक्टर रेड्डीज़ के नतीजों की बात करें तो ये कमज़ोर रहे हैं। हालांकि अगर हम सालाना आधार पर आय देखें तो 12.5% की बढ़त यहाँ पर दर्ज तो हुई है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी 36% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन में हल्का सुधार हुआ है और नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। ग्रोथ आउटलुक पर के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कंपनी के CFO पराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पराग जी नमस्कार और स्वागत है आपका योर स्टॉक में। सिक्वेंशली अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा डिक्लाइन और कमी आती हुई हमने देखी है। कोई खास वजह जो आप पॉइंट आउट करना चाहें? और क्योंकि नए वित्त वर्ष की अब पहली तिमाही की भी हम बात कर रहे हैं और आने वाली तिमाहियों में मार्जिन्स के फ्रंट पर किस तरह की सुधार की उम्मीद करनी चाहिए सर? देखिए, हाँ, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जो अगर आप पूरे हमारे FY24 के रिजल्ट्स को देखें तो तीनों पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। जो सेल्स ग्रोथ है वो डबल डिजिट है। हमारे एबिटा मार्जिन्स फॉर FY24 29% है। और तीसरा जो कैश ऑन द बैलेंस शीट है वो ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ पे हमने एंड किया है ईयर। तो तीनों पैरामीटर्स में बड़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है और एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर थोड़ी फ्लक्चुएशन मार्जिन्स में रहती है। वो हमने हमेशा से कंसिस्टेंटली बोला है कि दैट्स ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि हम लोग कोर जेनेरिक्स बिजनेस जो है हमारा उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाइपलाइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो ब्रांड्स हैं उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग में और कैपेबिलिटीज में डिजिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्लक्चुएशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहेगी, बट ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि पूरे साल की हमारी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही। दूसरा मैं बोलूंगा इसके जो ड्राइवर्स हैं वो एक तो इंडिया बिजनेस का ये क्वार्टर हमारा 11% ग्रोथ रही है। अगर बेस में जो ब्रांड डाइवेस्टमेंट इनकम थी उसको अगर हम हटा दें और लाइक फॉर लाइक देखें तो इंडिया ने कई क्वार्टर्स के बाद डबल डिजिट ग्रोथ दी है और हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली हमारा इंडिया बिजनेस की परफॉर्मेंस स्टेडीली इंप्रूव करेगी। दूसरा जो हमारा नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में बेस बिजनेस वॉल्यूम्स की ग्रोथ स्ट्रांग है और इमर्जिंग मार्केट्स में भी हमने कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ दी है। FY24 में भी कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पे डबल डिजिट ग्रोथ है, क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को लेवरेज कर रहे हैं और बहुत सारे मार्केट्स में हम उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। और पूरे साल में 100 से ज्यादा हमने लॉन्चेस करी हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये सारे जो ड्राइवर्स मैंने आपको बताए, मेरा ये मानना है कि ये कंटिन्यू करेंगे और आई फील कॉन्फिडेंट कि FY25 भी एक अच्छा साल जाना चाहिए। ठीक है पराग जी, बहुत बेहतर। लेकिन ज़रा मुझे भारत के नज़रिए से बताइए, क्योंकि इंडस्ट्री के दिग्गज हैं आप और पूरे जो सेक्टर को बहुत करीब से आप देख भी रहे हैं। मुझे बताइए कि अगली तिमाही और उसके बाद क्या भारत डबल डिजिट ग्रोथ को जारी रख सकता है? आपका नज़रिया क्या है और यहाँ से आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है? अगर हम देखते हैं कि कंपनी ने हाल फिलहाल कई दूसरी कंपनियों के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया है अलग अलग सेगमेंट में, क्या किसी सेगमेंट में कोई खास हम मर्जर और एक्विजिशन की गुंजाइश देख रहे हैं? तो हमारा जो इंडिया बिजनेस है उसमें हमारी फोकस जो बिग ब्रांड्स हैं, हमने पूरे पोर्टफोलियो को बड़ा केयरफुली एनालाइज किया है और पिछले अगर आप देखें 2-3 सालों में तो हमने कई ब्रांड्स को डाइवेस्ट भी किया जो कि हमारे पोर्टफोलियो में फिट नहीं हो रहे थे। और बाकी जो बिग ब्रांड्स हैं उसमें हम फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मेरा ये मानना है कि हमारी, जैसा मैंने पहले बोला, हमारी इंडिया बिजनेस की ग्रोथ स्टेडीली इंप्रूव करेगी।
गाइडेंस मैं नहीं दे सकता कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में क्या नंबर्स रहेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि हमारी परफॉर्मेंस स्टेडीली इंप्रूव करेगी। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारा धीरे-धीरे इंडिया में फोकस है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस को हम बढ़ा रहे हैं इन लाइसेंसिंग। आपने पढ़ा होगा कि हमने नेस्ले हेल्थ साइंसेज के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस किया। पराग जी, ये बताएं, अगर हम प्राइसिंग प्रेशर की बात करें और इस पूरी स्थिति की बात करें तो तीसरी तिमाही के मुकाबले यूएस से किसी भी तरह के प्राइसिंग प्रेशर में चौथी तिमाही में कोई भी बदलाव? नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि कोई अंतर देखने को मिला। जो प्राइस इरोजन, आपको पता है कि ये जेनेरिक्स बिजनेस में जो है ये बिजनेस मॉडल है। प्राइस इरोजन होता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, और प्राइस इरोजन के जो ट्रेंड्स हैं वो स्टेबल हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज मार्केट में आया है। तो मेरा यही कहना है कि प्राइस इरोजन जो है वो स्टेबल डायरेक्शन। जी पराग जी, अब इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। जब आप कह रहे हैं कि किसी तरह का दबाव या किसी तरह के चैलेंजेस नहीं हैं, तो हम किस तरह के न्यू लॉन्चेस की उम्मीद करें FY25 में, खासतौर पे यूएस मार्केट को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम देखिए, मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हम लोग ऑब्वियस रीजंस से हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन हर साल अगर आप देखें तो करीब 25 से 30 प्रोडक्ट्स हम लोग नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च करते हैं। और ग्रोथ जो है वो पोर्टफोलियो से आती है। कुछ प्रोडक्ट्स हाई वैल्यू होते हैं, कुछ रिलेटिवली लोअर वैल्यू होते हैं, लेकिन इन एग्रीगेट अगर आप देखें हमारे नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में, तो पिछले कई सालों से हमने प्राइस इरोजन के बावजूद अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी है। और उसका रीजन ये है, एक यही है कि नए नए लॉन्चेस जो मैंने आपको बताया 25 to 30 न्यू लॉन्चेस हम लोग कर रहे हैं अगले साल। और FY25 में भी इससे ज्यादा ही लॉन्चेस होनी चाहिए। और दूसरा, हमारा जो बेस बिजनेस है उसमें भी हम लोग शेयर गेन करा है कई ब्रांड्स में। तो इस दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे नॉर्थ अमेरिका बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और हमारा पाइपलाइन जो है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस है कि उसकी वजह से आने वाले कुछ क्वार्टर्स और सालों में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए। पराग जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखने के लिए आपको, आपकी टीम को और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब फटाफट से ज़रा हम नतीजों के बाद जिस तरह का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है स्टॉक पर, उस पर एक राय ले लेते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज़ लैब में आप देखिए कि नतीजे कमज़ोर रहे हैं, जिसका असर स्टॉक में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस वक्त ये स्टॉक का 3.25% नीचे है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब, नतीजों की बड़ी बातें, मैनेजमेंट की कमेंट्री, तमाम बाकी उनके प्लान, सब कुछ हमने सामने रखे। आपका नज़रिया क्या बन रहा है? धन्यवाद प्रशांत, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मैनेजमेंट का बयान भी हमने सुना अभी, कारोबार को लेकर के स्थानीय मार्केट में, विदेशी मार्केट में किस प्रकार के आने वाले समय में संभावना बनती है कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए और नए लॉन्चेस को लेकर के। काफी लंबे समय से प्रशांत, डॉक्टर रेड्डीज पर हमारी खरीदारी की राय रही है। 6,200 6,300 के पार के लक्ष्यांक बनते हैं, लेकिन नतीजे अभी आए तो थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा लक्ष्यांक को लेकर के। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, हमेशा कहता आया हूं कि भारत पूरे विश्व भर के लिए एक दवाई की दुकान थी, है और रहेगी। जब कभी भी कुछ सालों पहले महामारी की जिस तरीके से परिस्थिति देखी थी, हमने तब भी देखा फार्मा सेक्टर ने और कुछ कंपनियों ने डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनी में किस प्रकार का रुझान देखा है। तो हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र पर आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ही अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फार्मा स्टॉक की कंपनी खरीद करके आप ये उम्मीद लगाए कि आपको 15-20% का इजाफा मिले। टॉप 4 या टॉप 5 में डॉक्टर रेड्डीज हमारी श्रेणी में आता है जहां तक निवेश का सवाल है। तो एक विस्तृत नजरिया गौरांग जी की तरफ से आपको मिलता हुआ डॉक्टर रेड्डी। हो गया है ऑप्शंस के आज के चैंपियन जानने का।
रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए, आपने आज कौन से ऑप्शंस के चैंपियंस चुने हैं दर्शकों के लिए? गुड मॉर्निंग। सो देखिए, बेसिकली जिस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है मार्केट में एट हायर लेवल्स, जो कि स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग बने हुए थे, उनमें भी ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। मारुति में से एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि हाल फिलहाल में आपने देखा है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को स्लिप करने के बाद एक अटेम्प्ट हुआ उनको रिक्लेम करने का, बट स्ट्रगल कर रहा है अभी मारुति करीब 22,500 550 के जोन पे। तो जिस तरीके से अभी एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, मुझे लगता है कि एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है पुट के थ्रू। 22,400 की पुट है जो करीब 264-65 के पास ट्रेड कर रही है। इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 220 के स्टॉप लॉस के साथ 360 तक के टारगेट्स के लिए। राइट, तो यहाँ पर पुट खरीदें। मारुति की बात हो रही है 264, स्टॉप लॉस 220 का, टारगेट 360 का। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, आपने ये सजेशन दर्शकों को दी। और लगे हाथ तो एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दिए देते हैं दर्शकों को, जहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप एफनो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि अधिकतर पाया गया है कि लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं, और इसीलिए सोच समझ कर ट्रेड करें। आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही आप ट्रेड करें। और